हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका एनआईसी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 12th के लिए देखिए चैप्टर 2 से कुछ टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मुख्य टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक। आज इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। जनसंख्या प्रमुख घटक क्या होते हैं, या जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक क्या होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने देखा होगा। आपसे कहा था उसे देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। उसको मैंने मॉक टेस्ट के तौर पर 10 क्वेश्चन बताए थे। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं इसे टॉपिक वाइज जो है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों में 3 घटक मुख्य रूप से माने जाते हैं। देखेंगे आप, नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर और नंबर 3 प्रवास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। आमतौर से जनसंख्या से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको 2 रूपों में पूछ सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या होते हैं, या जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें जो पहला घटक है जन्म दर, जन्म दर के बारे में देखते हैं। जन्म दर क्या होता है, जन्म दर किसे कहते हैं। देखिएगा, अशोधित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों के जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जन्म दर वो चीज़ हो जाती है कि जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रति 1000 स्त्रियां कितने बच्चों को, जीवित बच्चों को जन्म देती है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या से सीधा संबंध होता है। यानी जन्म दर अगर आपकी उच्च होगी, या जन्म दर वृद्धि अधिक होगी, या जन्म दर वृद्धि कम होगी, तो आपके इससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। इसीलिए आपको जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों में जन्म दर को मुख्य रूप से माना जाता है। नंबर दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी जनसंख्या में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि के बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती है, बल्कि आप देखेंगे कि घटती मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है। इसलिए बढ़ती जन्म दर ही जो है क्या होती है कि वो आपके जनसंख्या को परिवर्तित नहीं करती है, बल्कि घटती मृत्यु दर भी जो है वो जनसंख्या को परिवर्तित करती है। जब मृत्यु दर घट जाती है तो आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है और जनसंख्या में एक प्रकार से परिवर्तन होता है। इसलिए जन्म दर के बाद दूसरा जो मुख्य रूप से घटक माना जाता है जनसंख्या परिवर्तन का, वो मृत्यु दर है। तीसरा है प्रवास। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं कि हम प्रवास कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़ करके वह गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित किया जाता है। यानी उसी को प्रवास कहते हैं कि जब हम अपने किसी एक स्थान को छोड़ करके, या जहाँ से हमारा उदय होता है या उद्गम होता है, या जहाँ के हम मूल निवासी होते हैं, उस स्थान को जब हम छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर या गंतव्य स्थान पर आकर के बसते हैं, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। ये दोनों रूपों से सम्मिलित किया जाता है। यानी उद्गम स्थान को छोड़ करके और गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों रूप से सम्मिलित है। प्रवास अस्थाई व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी अस्थाई होता है कि हम यहाँ पर रहते हैं, ये हमारा उद्गम स्थान है, और दूसरी जगह पर जाकर के हम किसी कारणवश, चाहे वो हम किसी रोजी रोटी के कारण या और किसी अन्य के कारण जो है वहाँ प्रवास करके रहते हैं। और मौसम के हिसाब से भी प्रवास जो है होता है। मौसमों में बहुत सारी जनसंख्याएं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं रहने के लिए, और फिर जब मौसम ख़त्म होता है फिर वो अपने स्थानों पर चले जाते हैं। तो इससे जनसंख्या परिवर्तन बहुत
तेज़ी से होता है और ये प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप देखेंगे इसी के साथ मैं एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने में और जनसंख्या के पूर्वानुमान कि वहाँ कितनी जनसंख्या होगी, उसका पूर्वानुमान कि भविष्य में कितनी जनसंख्या वहाँ बढ़ कर के होगी, इसका पूर्वानुमान लगाने में ये सिद्धांत जो है क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। या इस सिद्धांत के माध्यम से ही इस प्रकार की क्रियाओं को किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित है और उसमें उन्नति करके नगरीय और औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस समाज में उच्च जन्म दर या उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है। यानी आप देखेंगे कि किसी भी समाज के अंतर्गत या किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत या देश के अंदर, या देश जो खेतिहर हो, ग्रामीण हो, अशिक्षित हो, जब वो उन्नति करके औद्योगिक या नगरीय रूप में या साक्षर रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, तो आप देखेंगे कि उसके उच्च जन्म दर या उच्च मृत्यु दर में कमी आ जाती है, बल्कि वहाँ पर निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ऐसे परिवर्तन को हम जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के रूप में जानते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। आप देखेंगे कि प्रथम अवस्था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और अत्यधिक लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। यानी प्रथम अवस्था वो अवस्था है जिसमें आप देखेंगे कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है और जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हो जाती है। लोग प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं और परिवार को ही संपत्ति मानी जाती है। परिवारों का आकार बड़ा होता है और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत देखेंगे, इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है और बाद में घटने लगती है। ये हमारे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था होती है। तृतीय अवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। यानी दोनों की स्थितियां जो है वो बहुत कम है। लगभग ये बताया जाता है कि संतुलन की स्थिति आ जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिति जो है क्या हो जाती है, वो संतुलन की स्थिति यानी बराबर की स्थिति आ जाती है। अगर 10 जो है जन्म वृद्धि है तो आप देखेंगे 10 ही जो है क्या हो जाता है, मृत्यु दर भी हो जाता है। लोग एकदम बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत तृतीय अवस्था में जनसंख्या या तो एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाती है अथवा वृद्धि बहुत कम होती
है। और इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित